बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे पास। कोई आपको ये नहीं बताएगा ट्रंप को कंट्रोल किया जा रहा है ईरान की तरफ से थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ईरान के पास एक ऐसी डिवाइस है जो रशिया और चाइना के पास भी है, जिसके तहत आप एक इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कोई चिप है जो प्लांट की गई है डोनाल्ड ट्रंप के पास, जिसके थ्रू ईरान ने पिछले 3-4 हफ्तों में कम्प्लीटली ट्रंप का रवैया चेंज कर दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इसराइल का चैनल 14 कह रहा है। इसराइल ने अब स्टेट वाइड प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ अपने मुल्क के अंदर, ताकि वो अपने लोगों की जहन साजी कर सकें कि जो हमारा और नेतन्याहू का बेस्ट फ्रेंड था डोनाल्ड ट्रंप, वो इनके ख़िलाफ़ क्यों हो रहा है। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा, जो एग्जैक्ट अल्फाज थे वो थे, दे इम्प्लांटेड दीज वेव्स इन टू हिज ब्रेन। देर हैज़ बीन नोटिसबल चेंज इन द प्रेजिडेंट्स बिहेवियर। इट्स लाइक टेलीपैथी बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। द रशियंस हैव इट, द चाइनीज़ हैव इट एंड द ईरानियंस हैव इट। इस वेपन को इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान अपनी फेवर में डिसीजंस देने के लिए। हम में से किसी को नहीं पता था कि ईरान इतना ताकतवर मुल्क है, इतनी बड़ी सुपर पावर है। असल में यहाँ पे ना थोड़ी शर्मिंदगी भी छुपाई जा रही है। ये हमने इंडिया के केस में भी देखा था कि आप विश्व गुरु हैं, लेकिन पाकिस्तान ने आपके जहाज़ मक्खियों की तरह गिरा दिए थे, तो फिर आपने बहाने बताए थे, कहते जी चाइना बैठा हुआ है, चाइना करके दे रहा है, असल में हमारे जहाज़ नहीं गिरे, असल में हमने इनकी दहशतगर्द मारी। ये सारी कहानियाँ पोस्ट फैक्ट होती हैं। इसराइल अपने आप को रीजन में सुपर पावर समझता है, न्यूक्लियर बम है उसके पास, लेटेस्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, बेस्ट डिफेंस सिस्टम्स हैं, ठीक है, एक इंतहाई ओवर प्राइस इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके साथ अमेरिका है, दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज है, हिस्ट्री की शायद सबसे बड़ी फ़ौज है, सबसे ताकतवर फ़ौज है, और वो कुल मिला के ईरान में ईंट भी पट नहीं सके। ईंट पटने से क्या मुराद है, रजीम चेंज नहीं कर सके, ईरान के अज़म को नहीं तोड़ सके, स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ को नहीं खुलवा सके। तो उसके बाद अब जो ये ब्लेम गेम है, उसके अंदर इसराइल ने अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया है, क्योंकि ट्रंप एक सुलह चाह रहा है ताकि वो अपने मिड टर्म इलेक्शंस लड़ सके और मामलात को आगे लेकर चल सके। ईरान को ऑब्वियसली इतनी बड़ी डिफीट कबूल नहीं होती, तो इसलिए चैनल 14 जो नेतन्याहू के काफ़ी करीब है, जो करंट गवर्नमेंट है उससे काफ़ी करीब है, उसने ये खबर शाया की थी। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि इसराइली सोशल मीडिया स्पेस ऑन द इंटरनेट के ऊपर ये प्रोपेगेंडा किया जाएगा और इसराइल बताएगा कि डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली इंसेन इंसान है। बेसिकली वही बातें जो डेमोक्रेट्स करते थे कि ये एक रशियन एसेट है, ये फ़लाँ का एसेट है, ये फ़लाँ का एसेट है। लेकिन रियलिटी ये है कि अमेरिका के अंदर जो इस वक्त CIA और पेंटागन है, उनको रियलाइज़ हो गया कि ईरान की जंग ऐसे जीती नहीं जा सकती और लॉन्ग हॉल जंग के लिए हम शायद तैयार नहीं हैं। इवन ये जो नेगोशिएशंस है उस चीज़ को साबित कर रहा है। JD वैंस एक अनाउंसमेंट करता है, ईरान उसकी तनकीद कर देता है कि जनाब ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अब मिसाल के तौर पे हर बंदा ट्रंप से यही सवाल पूछे, सर न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या होगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या होगा। ट्रंप ने कहा कि 1 साल पहले जब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ था तो हमने कंप्लीट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तबाह कर दी। इनफैक्ट 2 हफ्ते बाद उनके पास बम होना था और इसराइल ख़त्म हो जाना था, आधा मिडल ईस्ट ख़त्म हो जाना था। तो फिर कौन सी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का आप नेगोशिएशन करें। JD वैंस से सवाल पूछे तो कहता है कि जनाब ये तो नो गो एरिया, तो तय हो गया कि ये डी न्यूक्लियराइज करेंगे। ईरान से पूछो तो कहते हैं ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, ऐसा कोई मामला ही नहीं हुआ। इनफैक्ट पहले दिनों मुज़ाकरात में भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। सिर्फ एक ही बात हुई है कि जनाब लेबनान का सीज़ फायर कब होगा, हमारे फ़लाँ फ़लाँ एसेट कब रिलीज़ होंगे। जो पाकिस्तान और कतर ने जॉइंट स्टेटमेंट दी थी उसमें तो न्यूक्लियर प्रोग्राम का ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। वो एक वेग सी स्टेटमेंट थी, क्योंकि पहले दिन काफ़ी तनाव बन गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ खचे मार दी थी, इसराइल ने बम मार दिए थे, तो जाहिर है जो पहली मुज़ाकरात थी उतनी अच्छी नहीं हुई। अब जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं पजिशकियन, वो विज़िट कर रहे हैं पाकिस्तान आज, यानी कि पाकिस्तान वो आएंगे, बात करेंगे, एक रोड मैप और फाइनल डील डिस्कस होगा। ईरान के अंदर कई पावर स्ट्रक्चर्स हैं, IRGC है, आपके पॉलिटिकोज हैं, आपकी रिलीजियस गार्ड है, आपकी आर्मी है, हर किसी से पाकिस्तान निगोशिएट कर रहा है। द फैक्ट इज़ कि अमेरिका एक्चुअली डज़ नॉट फुली अंडरस्टैंड ईरानियन गवर्नमेंट कैसे ऑपरेट कर रही है, और पाकिस्तान और कतर की असिस्टेंस से बगैर वो कम्प्लीटली डक आउट ऑफ वाटर टाइप सिचुएशन है कि उनको नहीं समझ आ रहा क्या करें। इनफैक्ट इसराइल, जिसको स्ट्रक्चर पता भी है ईरान का, उसके बावजूद वो बिलीव करते हैं कि जंग ही एक सोल्यूशन है। जब अनाउंस हुआ पहले दिन मुज़ाकरात के बाद एक CCU फॉर्म किया जाएगा, कंट्रोल यूनिट, जो बेसिकली इंश्योर करेगा कि सीज़ फायर इम्प्लीमेंट हो, जिस तरह तय हुआ था इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट में। तो नेतन्याहू ने कहा कि जो डी कन्फ्लिक्शन सेल बन रहा है, हमें इसका कोई बाहर नहीं है। IDF को सदर्न लेबनान में फुल फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस टू इंगेज एनी डायरेक्ट और इमर्जिंग, यानी कि एक जो सामने थ्रेट है और अगर उनको लगता है कि हाँ ही से थ्रेट आनी है, तो IDF उसको भी इंगेज करता है। और IDF को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस मामले में। मेरा डायरेक्टिव मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को बहुत क्लियर है और बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। अगेन, जिस तरह ये इसराइल करता जा रहा है, उतना ही अमेरिका की साख गिरती जा रही है, उतना ही ईरान को जवाब मिल रहा है कि आप नेगोशिएटिंग टेबल पे मत बैठें, उतना ही पाकिस्तान और कतर का काम मुश्किल हो रहा है। ये चीज़ तैयब अर्दोगान ने भी रियलाइज़ की जब उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट से गुफ्तगू की। उसने कहा जनाब इजराइल ही ये डील सैबोटाज कर रहा है। तैयब अर्दोगान ने यह भी कहा कि मैं बड़ा खुश हूँ इस बात पे कि ईरान और अमेरिका डायरेक्टली बात कर रहे हैं,
यानी कि ईरान का एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है अमेरिका के साथ, ताकि कम से कम उधर तो नॉर्मलाइजेशन शुरू हो। लेकिन इजराइल हर मौके पे इसको ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्समैन इस्माइल बकई ने कह दिया है कि एनी फ्यूचर न्यूक्लियर नेगोशिएशंस अंडर द इस्लामाबाद MOU सिर्फ तब होंगे जब आर्टिकल 13 ऑफ द एग्रीमेंट, जो MOU साइन हुआ था इलेक्ट्रॉनिकली और फिजिकली भी हो गया, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वो क्या है? सीज़ फायर का है। तो आई डोंट थिंक कि लेबनान में सीज़ फायर इस तरह इस्टेब्लिश होगा, एंड आई डोंट थिंक कि इसके रिजल्ट में कोई चीज़ आएगी। इनफैक्ट ईरानियन सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने एक और चीज़ भी कही कि हम बिल्कुल बाउंड नहीं है कि हम अमेरिका से एग्रीकल्चर गुड्स खरीदें, क्योंकि अमेरिकन न्यूज़ आउटलेट्स में ये भी गर्दिश कर रही थी कि JD वैंस से पता नहीं कितने एग्रीकल्चर गुड्स की डीलें बनवा ली हैं ईरान के साथ। तो उन्होंने कहा जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ भी हम नहीं खोल रहे हमारे कंप्लीट कंट्रोल में, बल्कि हमने उसके लिए हॉटलाइन बना दी है फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़। जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ के प्रॉब्लम्स होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। हालांकि ट्रंप कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ कम्प्लीटली खोलिए। फिर ईरान ने ये भी कहा कि हम तेल अमेरिका को बेचना भी नहीं चाहते, हम तो तेल एक्चुअली बेचते हैं एशियन कंट्रीज़ को, लाइक चाइना। तकरीबन 40 मिलियन बैरल इस वक्त हेडेड हैं वहाँ पे। हमारा कोई इरादा नहीं है अमेरिका को बेचने के लिए। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसमें से अमेरिका की क्या विन निकल गया, अमेरिका के लिए क्या बेहतर निकला है। और यही वो वजह जो हमको बताते थे कि ये डील होते हुए हमें समझ नहीं आता। हाँ, डील इसलिए समझ आती है कि अमेरिका के पास अभी पैसे नहीं हैं, इंटरसेप्टर नहीं है, मौके के ऊपर इतनी इंस्टेबिलिटी हो गई थी कि जो रीजनल पार्टनर्स हैं वो आपके साथ नहीं है, यानी कि कतर, सऊदी, UAE, कुवैत, ओमान, बहरीन। तो आप बैक ऑफ कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म ये जंग रुकना नज़र नहीं आता। दुआ हमारी ये कि रुक जाए, लेकिन नज़र नहीं आता। मसलन अभी भी अगर आप ट्रंप की लैंग्वेज देखें तो वो कहता है कि मैंने, जब उसे सवाल पूछा गया कि आपने कहा था कि जनाब जंग करने से डिप्रेशन कॉज हो जाएगी, यानी कि अमेरिकन इकॉनमी डिप्रेस हो जाएगी, तो उसने कहा मैंने कहा था कि डिप्रेशन हो सकता है, ये नहीं कहा था कि डेफिनेटली होगा। और न्यूक्लियर वेपन ज़्यादा ज़रूरी है ख़त्म करना रादर दैन इकॉनमी को बचाना। यानी इकॉनमी में डिप्रेशन आता है तो आए, तो हमने न्यूक्लियर वेपन को रोकना है। यानी कि उसके दिमाग के अंदर अभी भी एक ही चीज़ फिक्सेट करेगी। उसको पता है कि अगर ईरान ने लिटरली अपना यूरेनियम गिव अप नहीं किया तो वो ये जंग फॉर ऑल इंटेंसिव पर्पसेस हार जाएगा। उसके पास कुछ नहीं होगा दिखाने को। और न्यूक्लियर यूरेनियम के मामले में या किसी भी और मटेरियल के मामले में ईरान कह रहा है जब तक के लेबनान में सीज़ फायर नहीं होता, इसराइल वापस अपने घर नहीं जाता, ये सिक्योरिटी जोन नहीं ख़त्म करता, हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो वी आर स्टक नाउ। बल्कि अब ट्रंप ने अपनी लैंग्वेज भी थोड़ी कंट्रोल करना शुरू कर दी। उसने कहा कि एज़ लॉन्ग एज द रिस्पेक्ट अस, जब सवाल पूछा गया था ईरान के बारे में, वो कहता है मैं फियर का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता क्योंकि वो इनअप्रोप्रिएट है। ज़ाहिर है यहाँ से पाकिस्तान और कतर ने कहा था कि जनाब आप जो बकवास कर रहे हैं हम मिडल ऑफ नेगोशिएशन में, तो मैं कहूँगा वो सिर्फ हमें रिस्पेक्ट करें, कोई मसला नहीं होगा, आगे कोई ट्रबल नहीं होगा। और फिर साथ ही कहता है हमारा टोटल स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ पे कंट्रोल है, जो एक कंप्लीट ला है। स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ अभी भी ईरानियंस के पास है। एक रिपोर्टर ने यह भी सवाल पूछा ट्रंप से कि जनाब ये जो तेल की सेल आपने अलाउ कर दी है, ज़ाहिर है ईरान को एग्जम्पशन मिल गया तेल बेचने के लिए, तो अगर इस पैसे से वो अपनी मिलिट्री रिबिल्ड करना शुरू कर दे तो फिर क्या होगा? इस पर ट्रंप कहते हैं दे नॉट सपोज टू डू दैट। लेकिन हम सबको पता है कि एग्जैक्टली यही होगा। आप देखेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट, ड्रोन डेवलपमेंट, रीबिल्डिंग ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द मिलिट्री, ये दोबारा शुरू हो जाएगा। इसको कोई नहीं रोकेगा। जाहिर सी बात है ईरान ने अपना डिफेंस अब बहुत तगड़ा रखना होगा, वो एक्टिव वॉर के अंदर है। अभी सीज़ फायर की निगोशिएशंस हो रही हैं, पीस आया नहीं है, तो ऑब्वियसली वो आर्मामेंट करेंगे। इसी वजह से अमेरिका जो है पोलैंड से अपने इंटरसेप्टर मूव करना चाहता था मिडल ईस्ट में, तो पोलैंड ने रिफ्यूज़ कर दिया। इसी वजह से इजराइल जो है वो रैंप अप कर रहा है अपनी डेविड के स्लिंग वाली टेक्नोलॉजी को, और क्या कहते हैं अपने, उसको क्या कहते हैं जो उनका है, आयरन डोम को, ताकि वो उसके नए से नए मिसाइल परचेज़ करने की कोशिश करे, ताकि अगर ईरान के साथ जंग होती है तो उनके मिसाइल इंटरसेप्ट कर सके। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है। यानी कि ट्रंप से जब आप स्ट्रेट सवाल पूछते हैं उसके बाद जवाब नहीं होता तो कहते हैं यार मुझे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो कर भी रहे हैं तो मैं क्या पाट सकता हूँ। बेसिकली मुझे इसराइल ने ऐसी जगह लाया खड़ा कर दिया है कि आधा तीतर आधा बटेर में हो गया। तो मुझे ट्रंप के लिए दुख हो रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है ये भी आपने याद रखना है। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि ईरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तहत ट्रंप के माइंड को कंट्रोल कर रहा है। मिरेकल, कमाल है। अक्सर ना ये बातें की जाती थी शॉक रेडियो जॉकीज़ की तरफ से, इंटरनेट कंस्पिरेसी थ्योरीज की तरफ से, लेकिन मेन स्ट्रीम न्यूज़ अब ये रिपोर्ट कर रहा था। ये इजराइल का हाल है। ये जो लोग हमें कहते थे कि इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लो, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, वो इतने एडवांस्ड हैं। एक हम डिटेल्ड एपिसोड इंशाल्लाह बनाएंगे कि इजराइल के अंदर क्या हालात हैं। मतलब ये जो आपको ये बड़ा ख्वाब दिखाया जाता है ना इजराइल का, बिल्कुल तबाहकुन मुआशरा है उनका, इंटरनली स्पीकिंग। जी 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 जी, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बस जी क्या करें, आपकी दुआएं हैं, बड़ा अच्छा रहता है। नहीं 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 सर, नहीं नहीं नहीं, हाँ हेलो, हम सरकारी गवर्नमेंट के पैसे नहीं करते। नहीं नहीं, शुक्रिया। गाइस बात ये है कि सरकार देती है बहुत सारे पैसे,
मसला ये है कि हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने सरकार की करनी होती है तनकीद, हमने आपको कोशिश करनी होती है बताने की सच। तो उसके लिए हम क्या करें? दुकान तो चलानी है, एसी भी बंद करना पड़ गया क्योंकि लाइट की फ्लक्चुएशन हो रही है, स्टेबलाइज़र भी ख़रीदने हैं, तो इसके लिए आप लोग हमारी मदद करते हैं। 3000 की सब्सक्रिप्शन वो वाहिद चीज़ है जो हमें अलाउ करती है रन करने के लिए। हमारे मैट्रिक्स के मेंबर्स जो इस ग्रुप में हैं उनको डेली की 2 से 3 वीडियोस मिलती हैं एक्सक्लूसिव टॉपिक्स पे जो किसी और के पास नहीं जाती। तो भाई अगर आप चाहते हैं हम सरकार को बिक जाएँ तो इशारा कर दें, नहीं तो 3000 की सब्सक्रिप्शन खरीद लें। शुक्रिया। अब आते हैं जी पाकिस्तानियों की हरकतों की तरफ। माशाल्लाह ईरान के मामलात बेहतर होने की वजह से पाकिस्तान ने 3 ट्रिलियन ईरानियन रियाल ख़रीदे हैं 5 दिन में। जी, आपने सही सुना, 100% का इंक्रीज़ होता कुछ दिनों में। तो एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन चेयरमैन मलिक बुस्तान ने कहा कि बाइंग एंड सेलिंग ईरानियन रियाल्स इन पाकिस्तान इज़ लीगल एंड दीज डेज पाकिस्तानी मिडिल क्लास इज़ बाइंग ईरानियन रियाल्स। यानी कि पाकिस्तानी क्या निकले? जुआरी। पीस डील नेगोशिएट करवा रहे हैं तो लोगों ने कहा दोनों हाथों से ख़रीदो। ये मत कीजिए, ये मत कीजिए। एक जहाँ पीस आया नहीं है, आप फंस जाएंगे। ये जो माल ऑफलोड हुआ है ना, तो ये अमीर लोगों ने जो रियाल ख़रीदे हुए थे उन्होंने ऑफलोड किए मिडिल क्लास को, वो पैसा लेके निकल गए। दूसरा, ईरान की इकॉनमी के लिए बड़ा ज़रूरी है अभी क्या कहते हैं कि आप उनकी इकॉनमी में इन्वेस्ट करें, ना उनकी करेंसी में। अगर कोई गवर्नमेंट का बॉन्ड है तो बेशक वो ख़रीद लें, लेकिन वेट करें अंटिल पीस हो जाए, फिर आप ये मामला लेके चलेंगे। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ था कतर की जायंट एलएनजी साइट के ऊपर जो बंद की थी कतर ने ईरान के साथ मुशावरत में। जब जंग जारी थी उसके रीस्टार्ट करने में वहाँ पे एक बड़ा धमाका हुआ था। उसके अंदर 13 लोग फौत हो चुके हैं और डजन्स लोग इंजर्ड हैं। कतर जो एक मेजर यूएस मिलिट्री बेस को होस्ट करता है वो बार बार ईरानी मिसाइल और ड्रोन अटैक के अंडर आ रहा था। तो तकरीबन 20% दुनिया की एलएनजी सप्लाई रुक गई थी, वो इसी रूट से होती है। अभी कतर कोशिश कर रहा है उसको रीस्टार्ट करने में, लेकिन आपको याद होगा तब भी रिपोर्ट किया था कि इसको जब दोबारा रीस्टार्ट भी करेंगे साइट को, इट विल टेक क्वाइट सम टाइम। लोकल न्यूज़ पे आते हैं जी, और हमारे दोस्त हमारे मोहसिन ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ी बात की, हमें नहीं पता था। उनका जी रावलाकोट और मीरपुर के लोग असल में कश्मीरी नहीं है क्योंकि वो पोटोहारी बोलते हैं। आई डेंट नो क्या कहते हैं कि अगर आप लोकल लैंग्वेज नहीं बोलते और कोई और लैंग्वेज बोलते हैं तो आप कश्मीरी नहीं होते। और कश्मीरी होना सिर्फ एक ज़ुबान नहीं है। ये वही ख्वाजा आसिफ साहब हैं जिन्होंने हमें बताया था कि महमूद गज़नी जो है वो हमारा हीरो नहीं है। ये वही हैं जो ये पंजाब फर्स्ट वाले माइंडसेट को पनप देते हैं कि जनाब शेरशाह सूरी का मुजस्मा गिरा दो, फ़लाँ खड़ा कर दो। सर आप छोड़ देना कि कौन असली कश्मीरी है कि नहीं। ये लोग इंसान तो हैं ना, मुसलमान तो हैं ना, आप इन पर गोलियाँ चला रहे हैं। और असली कश्मीरी कौन है? क्या करंट गवर्नमेंट जो है वो सनद देगी असली कश्मीरियों को? क्या करंट गवर्नमेंट के पास वो लेजिटिमेसी है? आपके पास तो पूरी सीटें नहीं हैं, आपको वोट नहीं पड़े हुए, तो आप विदाउट लेजिटिमेसी अब सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, टीवी चैनलों में बैठ के जो मर्जी बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे खिलाफ पीके का मुकदमा भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप लोग मजलूम की बात करते हैं। अभी डॉक्टर मारंग बलोच को आपने सज़ा दे दी है उम्र भर के लिए, वो कुछ भी नहीं कर सकती, कोई शोर नहीं मचा सकती। और यहाँ पे हर ट्विटर अकाउंट जो सरकार का टाउट था, सरकार के टाउट सहाफ़ी कवर कर रहे हैं कि दहशतगर्दी प्रूव होगी, दहशतगर्दी प्रूव होगी, दहशतगर्दी प्रूव होगी। किसने प्रूव की है? कहाँ से प्रूव हुई है? हमारी अदालतों में? क्या हमारी अदालतों में इतना तपड़ है कि वो ऐसे मुकदमे सुने प्रूव करें? क्या हमारी अदालतों की इतनी लेजिटिमेसी है? तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अनदर डिज़ास्टर। सरकार ने ये फ़ैसला किया कि उनके अलावा कोई पैसे नहीं कमाएगा। वो रैकेट नंबर में पेट्रोलियम लेवी इकट्ठी करेंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर फ्यूल सब्सिडी की सूरत हो मोटरसाइकिलिस्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को दे रहे हैं तो वो वापस ले लेंगे। तो सरकार ने अब वो भी ख़त्म कर दिया। मोटरसाइकिल, रिक्शा, 800 सीसी व्हीकल उनको 50 से 100 रुपये पर लीटर सब्सिडी थी। हजूर तेल की कीमतें अभी भी प्रीवॉर नहीं हुई, इन्फ्लेशन उतनी ही चल रही है, मईशत पैसे कम है। आपने लोगों के लिए कोई सहूलत नहीं छोड़ी, आप लोगों को किसी तरह भी जीने नहीं दे सकते। जो एक बड़ी स्टोरी ब्रेक हुई है, बड़ी स्टोरी तो मैं क्या कहूँ, ये अब हस्बे मामूल बन गया औरतों की तजलील होना पाकिस्तान में। एक फ़्रेंच औरत थी जो केपी के अंदर से आफ्टर ईयर्स ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़ रेस्क्यू हुई है। उनका नाम तो रहता है सिल्वीना यास्मीना बेलाराज। उनके और उनके बच्चे को 12 तहसील खैबर से उठाया गया, यानी कि रेस्क्यू किया गया था। सीसीपीओ डॉक्टर मियां सईद ने कन्फर्म की एड और रिकवरी। सिल्विया की शादी हुई थी पाकिस्तानी सिटीज़न के साथ 2014 में, 12 में वो तब से रह रही थी। वहाँ पे उनके 5 बच्चे हैं, एक उनका बच्चे को हेयरिंग और स्पीच इम्पेयरमेंट है। केस रजिस्टर किया गया उनके मियाँ के ख़िलाफ़, इन्वेस्टिगेशन करंटली जारी है। एक और बहुत अफसोसनाक वाक़या होता कराची में, मैंने उसकी दोनों वीडियोस देखी थी।
एक इंसान मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहा था तो कुछ ख़वातीन देख के उसने नाजेबा हरकत शुरू कर दी मोटरसाइकिल के ऊपर। ये जो नाजेबा हरकत है ये मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन बेसिकली वो काफ़ी घटिया इंसान है। वो नाजेबा हरकत करते हुए वो उनकी वीडियो बन गई। उन्होंने अपना फेस भी छुपाया हुआ था, मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट भी छुपाया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उनको कराची की पुलिस ने पकड़ लिया। अब वो 45 साला अरसलान थे। मज़े की बात यह है कि इन क्लासिक सीसीडी स्टाइल उनकी भी एक सॉफ्टवेयर अपडेट की वीडियो जारी होगी। जितना ही घटिया उनका एक्ट था, जितनी ही उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, पुलिस के पास कोई राइट नहीं है वो किसी के एक बाल भी उखाड़े। ये वैसे लहदा बात है कि उन्होंने हाफ फ्राई नहीं किया सीसीडी की तरह, उन्होंने सिर्फ बंदे को मारा है। उनके खिलाफ मुकदमा रजिस्टर हो गया है और क्या कहते हैं, जो उनकी अपॉलॉजी वीडियो जारी हुई है तो कहते हैं इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं, आपने क्राइम कमिट किया। ये वैसे एक प्रॉब्लम है। मैं उस दिन देख रहा था कि जो अब लाहौर शहर में भी काफ़ी कॉमन हो गया, ख़वातीन मोटरसाइकिल चलाती हैं, स्कूटर चला रही होती हैं और फेयरली नॉर्मल चीज़ है। लाइक पहली दफ़ा जब मैंने देखा था ख़वातीन को चलाते हुए तो आई वाज लाइक अच्छा ये औरत जा रही है, बिकॉज इट्स समथिंग यू नॉट सीन। अब फिर नॉर्मलाइज हो गया। लेकिन मोटरसाइकिलों के ऊपर ना एक रिस्क होता है हमेशा ख़वातीन को। तो अगर आप मर्द हैं ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ शर्म करें, और अगर आपको कोई नज़र है इस तरह का बंदा हरकत करते हुए तो आप उसी वक्त पुलिस को इन्फॉर्म करें, उस बंदे को रोकें। क्योंकि ख़वातीन अगर मईशत में पार्टिसिपेट कर रही हैं किसी वजह से, अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, किसी मुश्किलात की वजह से, ठीक है, या सिर्फ क्या कहते हैं ट्रैवल करके कहीं जा रही हैं, तो उनको हरास नहीं करना चाहिए और उस हरासमेंट को रोकना चाहिए, उसको कॉल आउट करना चाहिए। अगर आप किसी की वीडियो बनाते हैं हरासमेंट करने के लिए तो वो सोशल मीडिया पर डालें ताकि पुलिस उस पर एक्शन ले सके। ज़ाहिर है आपकी अगर सेफ सिटी भी है तो हर जगह कैमरे नहीं कैप्चर कर पा रहे होते, फुटेज हर जगह नहीं अवेलेबल होती। काफ़ी दफ़ा जो ख़वातीन होती हैं वो डर के मारे रिपोर्ट नहीं करती। इनफैक्ट काफ़ी दफ़ा मर्द भी जब हरास होते हैं वो रिपोर्ट नहीं करते। तो खुदा के वास्ते हमारे मुल्क में बहुत मसाइल हैं, उन मसाइल से निपटने के बजाय आपने नया कट्टा खोल दिया कि मोटरसाइकिल पे 45 साला बंदा जो है वो अजीब हरकतें कर रहा है। हमें चाहिए कि कानूनी तौर पे इस मैटर को प्रोसीड किया जाए और फुलेस्ट एक्सटेंट ऑफ द लॉ पे अप्लाई की जाए, जो मैक्सिमम सज़ा बनती है वो दी जाए, ताकि लोगों को एक इनहेरेंट डर हो। ये मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो सीसीडी वाली हरकत है ना, मारने छाड़ने वाली, इससे कोई डर नहीं बैठता। सीसीडी ने कितने बंदे मार दिए, मर्डर अभी भी होता है पंजाब में, ड्रग स्मगलिंग अभी भी हो रही है, सारे मामला उसी तरह चल रहे हैं। तो किसी को कुट के सॉफ्टवेयर अपडेट की वीडियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसलन कि हमने देखा कितनी सॉफ्टवेयर अपडेट्स वीडियो बनी है। मरीम नवाज़ साहिबा के हक़ में एक सॉफ्टवेयर वीडियो अपडेट बनी थी, जो वो बंदा बारिश के पानी में मोटरसाइकिल पे जा रहा था। खैर उन्होंने बहुत ही गालियाँ दी थी, लेकिन जो उनका हाल कर दिया था उसके बाद, तो क्या मरीम नवाज़ साहिबा की मोहब्बत बढ़ गई है कौम के दिल में? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मरीम नवाज़ साहिबा बहुत देर से मिसिंग इन एक्शन है। कोई मेजर बयान सामने नहीं आ रहा, वो मंजर आम के ऊपर नहीं आ रही, कोई उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, इनफैक्ट कोई फ़ोटो भी नहीं खींच रही। कौन सी वीडियो आई है? नहीं, वो फाइनेंस बिल शिल साइन करना नहीं। मरीम नवाज़ साहिबा तो हर वक्त न्यूज़ में होती थी, कोई ना कोई बयान जारी कर रही हैं, कोई बात कर रही हैं, उनकी सुर्खियाँ आ रही होती थी। उसको मिसिंग इन एक्शन है। क्यों? क्योंकि मुल्क की सियासी हालात नहीं समझ आ रहे। जहाँ नून लीग कदम रखती है वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। मसलन नवाज शरीफ की पूरी लेगेसी, शहबाज शरीफ की लेगेसी कम्प्लीटली टार्निश्ड। और जीबी के इलेक्शंस के बाद तो और भी ज़्यादा दुख हो रहा है कि कैसे आईपीपी को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दिए हैं, आईपीपी ने जाके गवर्नमेंट बनाई है पीपीपी के साथ, नून लीग जाके चुप करके ऑपोजिशन में बैठ गई है। मतलब नूरा कुश्ती तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। अब तो सबको पता है कि फ़ेक है हर चीज़। तो ये मामलात आपके मुल्क में चल रहे हैं। कराची के अंदर जो बीआरटी येलो लाइन थी उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी साहब को अरेस्ट कर दिया गया, क्योंकि कराची के लोगों को ख्याल आया, कराची की हुकूमत को ख्याल आया कि जनाब शायद उन्होंने बहुत करप्शन की। केस क्या कहते हैं, ओवरव्यू कवर्ड इन 19 जून 2025 इवनिंग क्लिप, यानी कि हम ये कवर कर चुके हैं। उसके ऊपर 8 बिलियन रुपीज़ की इरेगुलरिटी अनर्थ हुई थी कराची येलो लाइन बीआरटी प्रोजेक्ट के अंदर। चीफ मिनिस्टर की इंस्पेक्शन टीम ने उसको फ्लैग किया था और उसके तहत इन्वेस्टिगेशन, अब उनको अरेस्ट कर लिया गया। जो सिंध ने वैसे एलोकेशन किया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को, रेड लाइन बीआरटी 13.2 बिलियन, येलो लाइन बीआरटी 3.5 बिलियन। तो यानी कि इतनी हैवी अमाउंट शामिल हो रही हैं और अभी भी हम श्योर नहीं हैं हमारे जो बंदे यहाँ बैठे हुए हैं वो मुनासिब हैं कि नहीं। ये जो बंदे ये पकड़ते भी हैं ना, थोड़ा बेमायनी होते हैं। आपको याद होगा कि एनसीसीआई नया नया बना था, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे कहा था कि ये जो बाइनरी ट्रेडिंग और बेटिंग एप्लीकेशन है इनके खिलाफ हम मेजर क्रैकडाउन करेंगे। उन्होंने डकी को उठाया, उसको टॉर्चर किया, उससे रिश्ते लेके जब वो मामला मंजर आम पे आया तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। तो अब एनसीसीआई भी बिल्कुल चुप करके बैठ गया और अन्य बाइनरी की ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स, बेटिंग एप्लीकेशंस बिक रही हैं।
अन्नेवाह बिक रही हैं, लोग अन्ना पैसा कमा रहे हैं, लोग अन्ना पैसा गंवा रहे हैं। आए दिन को नया वकूआ होता है कि जनाब मेरा 10 लाख डूब गया, मेरा 15 लाख डूब गया, मेरा 5 लाख डूब गया, मैंने जेवर बेच के इन्वेस्ट किया था वो डूब गया। तो अमन मुआहदे की सूरत हाल अगर आप देखें तो वहाँ पे इजराइल ने अपने पूरे पत्ते शो की। उन्होंने ट्रंप को पागल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम लेबनान से नहीं हटेंगे। टर्की भी रिकगनाइज़ कर रहा है, इजराइल सैबोटाज कर रहा है, कतर भी रिकगनाइज़ कर रहा है, पाकिस्तान भी रिकगनाइज़ कर रहा है, ईरान भी रिकगनाइज़ कर रहा है, एंड टू सम एक्सटेंट अमेरिका भी कर रहा है। लेकिन अमेरिकन पॉलिटिशियंस इजराइल के आगे इतना बिक चुके हैं कि वो कर कुछ नहीं पा रहे। इनफैक्ट कोई भी बात अमेरिकन पॉलिटिशियंस जाकर अपने लोगों को बताते हैं कि जनाब अमन मुआहदे में ये हुआ वो हुआ, उसकी डायरेक्ट तनकीद ना सिर्फ नेतन्याहू कर देता है बल्कि ईरान बताता है कि जनाब ये झूठ बोल रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत टेंस सिचुएशन है। दुआ कीजिएगा कि बेटर सेंस प्रेयर्स, जो इजराइल को भूत सवार है बेंजामिन नेतन्याहू दज्जाल, जो यहाँ पे शैतानी कर रहा है, उससे पीछे हट जाए, क्योंकि मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स एट रिस्क हैं एंड बिलियंस ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड इनडायरेक्टली एट रिस्क हैं अगर वॉर एस्केलेट करती है। हमारी दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।